क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में यूनिट नंबर 5 है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये यूनिट जो है पूरा जो सिलेबस है क्लास इकोनॉमिक्स का उसमें इसकी वेटेज है 6 मार्क्स की। इस यूनिट का एक पार्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट में अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं। फॉरेन एक्सचेंज रेट पे ही कुछ और टॉपिक आज की वीडियो में मैं लाया हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में बताने वाला हूं। Subscribe the channel and press the notification button. इस यूनिट की जो फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के 3 मेथड जो हैं फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड, उनके बारे में मैंने बताया था। और साथ ही साथ ये बताया था कि इस यूनिट के इस पार्ट में से कुछ डिलीशन हुआ है और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। लचीली विनिमय दर का निर्धारण हम कैसे करते हैं वो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लास 12th का 2021 में जो एग्जाम होना है उसके लिए जो रिड्यूस सिलेबस है उसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे गए हैं या जो ट्रिकी क्वेश्चंस है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे उनको आंसर करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज रेट सिस्टम 3 तरह के होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, जिसमें फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और डर्टी फ्लोटिंग होते हैं। इनको हिंदी में हम कहते हैं स्थायी, लचीली और मलिन तैरती विनिमय दर प्रणाली। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपको बताया कि उसमें होने वाले जो बदलाव होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, सरकार करती है उन बदलावों को, घोषणा करती है कि विनिमय दर क्या होगी देश की परस्पर दूसरे देशों की जो मुद्रा है उसके। अब यहाँ पे ये जो बदलाव होते हैं विदेशी मुद्रा के परस्पर जो विनिमय दर है वो घट सकती है, बढ़ सकती है। इन बदलावों को डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन कहते हैं। अगर हम डोमेस्टिक करेंसी को डीसी कहें यानी घरेलू मुद्रा और एफई है फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा, तो हम देख सकते हैं कि डीवैल्यूएशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ जाती है। रीवैल्यूएशन में इसके ठीक विपरीत होता था और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अप हो जाती है और फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू डाउन हो जाती है। साथ ही आपने देखा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है उसमें डिटरमाइनिंग फोर्स जो है यानी निर्धारण करने वाली शक्ति जो है वो सरकार ना होकर के मार्केट फोर्स हो जाती है। जो डिमांड और सप्लाई की जो फोर्स होती है उनके आधार पर निर्धारण होता है एक्सचेंज रेट का। अब यहां पे देखिए इसमें नाम जो है वो बदल गए, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन हो गए हैं, लेकिन डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएशन में डाउन होगी और फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू अप हो जाएगी। अगर एप्रिसिएशन की बात करें तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू यहां अप हो जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में जो बदलाव आ रहे हैं वो एक जैसे हैं और एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में जो बदलाव आ रहे हैं वो एक जैसे हैं। इसीलिए मैंने आगे का जो एक्सप्लेनेशन है उनको इसी हिसाब से डिवाइड कर दिया है। अब देखिए यहां पे पहले मैंने डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन को एक साथ लिख लिया है, मूल्य ह्रास और अवमूल्यन। रीजन क्या है, दोनों में ही डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट जाती है। अब है क्या फर्क कि यहां पे ये डेप्रिसिएशन जो है ये होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में और डीवैल्यूएशन होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में। बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों में करेंसी की वैल्यू में एक जैसा ही बदलाव आता है। इसलिए मैं यहां एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं और एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन को फिर अलग से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए जब भी डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होगा तो आपको उसका मतलब समझना है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है यानी घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी आ गई है। इसका उल्टा भी सही है, अगर कोई आपसे कहे कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है तो उसका मतलब होगा सीधा सा डेप्रिसिएशन। अगर कोई ये कहे कि हम मार्केट सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाजार शक्तियों के आधार पर निर्धारण की बात कर रहे हैं, और अगर कोई कहे सरकार के द्वारा हुआ है तो फिर हम उसका अर्थ निकालते हैं कि डीवैल्यूएशन हो गया है। तो ये दोनों एक बात कही जाए तो दूसरी हमारे अपने आप से उसका अर्थ हमें निकाल लेना है। साथ ही इसका अर्थ यह भी होता है कि डोमेस्टिक करेंसी वीक हो गई है, कमजोर हो गई है। इसके साथ ही फॉरेन एक्सचेंज के बारे में अगर हम बात करें, देखिए डोमेस्टिक करेंसी का वीक होना है, फॉरेन एक्सचेंज का स्ट्रांग हो जाना। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाने का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू अप हो जाना। इनका प्रभाव क्या पड़ता है, एग्जाम में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनता है कि वो बता देंगे डेप्रिसिएशन हुआ है या डिवैल्यूएशन किया गया है, या फिर वो बताएंगे कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई या फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी वैल्यू अप हो गई है, तो उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। इंपैक्ट हमें बताना है, या तो वो इंपोर्ट्स पे पूछेंगे या एक्सपोर्ट्स पे पूछेंगे। और कभी कभी एग्जाम में ये होता है कि वो ट्रेड पे पूछ लेते हैं,
ट्रेड में तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, तो यानी कि आपको व्यापार पे बताना है तो उसमें फिर आपको दोनों बात बतानी पड़ेगी व्यापार वाले क्वेश्चन में कि इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो गए, इंपोर्ट महंगे हो गए और इसलिए उनकी वैल्यू डाउन हो गई। ये इंपोर्ट महंगे क्यों हुए ये मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। देखिए, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हो गई डाउन तो डोमेस्टिक करेंसी पहले अगर मान लीजिए 50 दे करके रुपए और मिलता था $1, तो हम मानते हैं कि $1 का इंपोर्ट आयात अगर हमें करना होता था तो 50 रुपए हमें चुकाने होते थे। अब ये बदलाव आ गया इसमें और ये हो गया 60 रुपए का $1। अब अगर हमें $1 की वस्तु का आयात करना है, इंपोर्ट करना है $1 के गुड्स सर्विस का, तो अब हमें 60 रुपए देने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि अब हमें ज्यादा घरेलू मुद्रा देनी पड़ेगी उतनी ही वस्तुओं के आयात के लिए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि क्योंकि इंपोर्ट महंगे हो गए, एक्सपेंसिव हो गए, तो इसलिए उनकी वैल्यू क्या होगी, फॉल हो जाएगी। और एक्सपोर्ट्स के केस में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक्सपोर्ट के लिए हम यहां ध्यान दें कि $1 फॉरेनर्स पे करते थे तो 50 रुपए का माल उनको इंडिया से मिलता था। अब वो $1 अगर पे करेंगे तो उनको 60 रुपए का माल इंडिया से मिल जाएगा। दैट मीन्स कि उनके लिए अब एक्सपोर्ट जो है, हमारे एक्सपोर्ट जो हम निर्यात कर रहे हैं उन लोगों को, वो एक्सपोर्ट्स उनके लिए हो गए हैं सस्ते। तो इसलिए वो अब हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो मांगेंगे कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट उनको करें। ये सारा समझने के साथ साथ एक चीज और, ये है राइज इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या है, देखिए यहां एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, अब बाद में चेंज होकर के हो गया $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया है। तो अगर कोई कहे कि डेप्रिसिएशन हो गया है, उसका मतलब है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है, फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू जो है वो अप हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, या यूं कहे कि एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ गया। ये सारी एक ही चीज है, एक ही बात को अलग अलग अंदाज है कहने का, लेकिन इनका आउटकम क्या है, वो ये आउटकम है। एक्सपोर्ट पे पूछे तो ये बता दे, इंपोर्ट पे पूछे तो ये बता दे, और ट्रेड पे पूछे तो दोनों बता दीजिए। ये इस तरीके से डेप्रिसिएशन को मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरीके से एप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन को भी हम यहां पे स्टडी कर सकते हैं। ये ठीक डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का ऑपोजिट है। जो जो यहां पे हुआ था इस केस में उसके ठीक उल्टा हो जाएगा इस तरफ। यहां देखिए, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन हुई थी तो यहां डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अप हो गई, ये यहां वीक हुई थी तो यहां स्ट्रांग हो गई। फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी वैल्यू यहां अप हुई थी तो यहां डाउन हो जाएगी। एप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू अप हो जाना। वो कैसे पॉसिबल है कि अगर पहले 50 रुपए के बदले में $1 मिलता था, वो बदलाव आने के बाद में 40 रुपए में $1 मिलना शुरू हो जाए, तो दैट मीन्स कि डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, अप्रिशिएट हो गई है, वो बढ़ गई है उसकी वैल्यू। वो कैसे कि पहले $1 लेने के लिए 50 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब मात्र 40 रुपए चुका करके ही $1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी वैल्यू हो गई अप, वो अब स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई। तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज के साथ, यानी उसकी वैल्यू हो जाएगी डाउन और वो हो जाएगी वीक। यहां पे भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट पूछा जा सकता है। देखिए, एप्रिसिएशन हुआ यानी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हो गई अप। अगर ये पहले 50 रुपए का $1 था, अब ये 40 रुपए का $1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो $1 का अगर इंपोर्ट करना है तो जहां पहले इंडियंस को 50 रुपए देने पड़ते थे, अब 40 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमारे लिए तो इंपोर्ट हो गए सस्ते, क्योंकि इंपोर्ट हो गए सस्ते, इंपोर्टेड आइटम जो है वो सस्ते होने की वजह से हम उनकी मांग करेंगे ज्यादा, तो उनकी डिमांड हो गई इंक्रीज, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट में ठीक इसके उल्टा होगा। अगर इंडिया से 50 रुपए का माल खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए फॉरेनर्स को पहले $1 चुकाना पड़ता था, अब उनको 50 रुपए का ही माल खरीदने के लिए $1 से यहां ज्यादा चुकाना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि $1 हो गया 40 रुपए का, तो 50 रुपए के माल के लिए अब उनको $1.25 चुकाने पड़ेंगे। तो दैट मीन्स कि एक्सपोर्ट जो है वो अब हो गए हैं महंगे, इसलिए एक्सपोर्ट घट जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा पहले कि राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं हम डेप्रिसिएशन को, तो ठीक उसके उलट ये है एक्सचेंज रेट में कमी, क्योंकि एक्सचेंज रेट घट गया है, 50 रुपए से 40 रुपए पे आ गया है। तो अगर कोई कहे एक्सचेंज रेट घट गया है, या कहे कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है,
या कहे कि फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू डाउन हो गई है, वो एक ही चीज है, वो सारे के सारे एप्रिसिएशन कहलाएंगे। और उन कैटेगरी में इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट जो है वो घट जाएगा। यही आपको एक्सप्लेन करना होता है। आप क्वेश्चंस देख लीजिए, उनमें ऑलमोस्ट यही बातें यूज की जा रही हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं और ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन करे हैं। आप देखना एग्जाम में ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको बस लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ता है, किस चीज का, डेप्रिसिएशन का। किसका डेप्रिसिएशन, फॉरेन करेंसी का। ध्यान रखिए वहां डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन बताया गया था, तो डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन है फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन। तो ये फॉरेन करेंसी के लिए कहा गया है, तो दैट मींस इसे डोमेस्टिक करेंसी के एप्रिसिएशन जैसा समझिए आप यहाँ पे। तो यहां हुआ क्या है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू हो गई डाउन, तो डोमेस्टिक करेंसी की हो गई है अब। सीधा सा इसका मतलब हुआ, तो एक्सचेंज रेट घट गया है इसमें। ध्यान रखिए, देखिए एक्सचेंज रेट घटने का मतलब होता है कि अगर पहले 50 रुपए में $1 मिल रहा था और अब 40 रुपए में $1 मिल जाए, तो एक्सचेंज रेट घटना डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का इंक्रीज होना होता है। यही बच्चे कंफ्यूजन करते हैं ज्यादा, क्योंकि ये 50 से 40 पे आया है तो एक्सचेंज रेट तो घट गया, लेकिन इसकी वैल्यू डाउन होने की बजाय वैल्यू बढ़ गई है डोमेस्टिक करेंसी की, और घटी है इसकी फॉरेन करेंसी की वैल्यू घटी है, क्योंकि अब $1 50 की बजाय 40 रुपए के बराबर है। तो डॉलर की वैल्यू घटी है, रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। इसका आउटकम क्या है वो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि इससे क्या क्या होने वाला है, वो आप एज इट इज इसको लिखना सीख जाइए। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, देयरफॉर द एक्सपोर्ट्स में ये चेंजेस आए हैं, इट मेक्स एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स फॉल। यही सारी चीजें मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई हैं, आपको अब समझ में आ गया कि वो स्लाइड कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी को आप सबको यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन होता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहां सेंट्रल बैंक का रोल है। आपने पढ़ा था जो डर्टी फ्लोटिंग, जिसे मलिन तैरती जो हम वनीमदर प्रणाली कहते हैं, उसमें सेंट्रल बैंक बहुत रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट। सेंट्रल बैंक ऑब्जर्व करता रहता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। जब उसे लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा उसमें या तो कमी आ रही है या बहुत ज्यादा वो बढ़ रहा है तेजी से, तो सेंट्रल बैंक फिर उसमें इंटरवीन करता है। Subscribe the channel and press the notification button. सेंट्रल बैंक या तो बल्क में सेलिंग करता है या बल्क में बाइंग करता है, बहुत ज्यादा खरीद लेता है या तो फॉरेन एक्सचेंज को, या फिर वो बेच देता है। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरह के केसेस के लिए, एग्जाम में हो सकता है वो कहें कि फॉरेन एक्सचेंज को डाउन कैसे करना है एक्सचेंज रेट को, या फिर वो पूछ लें कि एक्सचेंज रेट को बढ़ाना कैसे है। तो अगर आपके पास में घटाने की बजाय बढ़ाने वाला केस आ जाए, तो जो जो यहाँ ब्रैकेट में वर्ड लिखे हैं उनको आप यूज करते चले जाना, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा इसमें। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट को करना है डाउन, तो डाउन करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, बल्क में सेलिंग करेगा, बेचेगा फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और वो कहां से बेचता है, एक्चुअली आरबीआई के पास होता है अपना एक रिजर्व, बड़ा भंडार होता है विदेशी मुद्रा का, और उस भंडार से ही वो फॉरेन एक्सचेंज को यानी विदेशी मुद्रा को बेचना शुरू कर देता है। जैसे ही मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, डिमांड में तो कोई बदलाव आ नहीं रहा, डिमांड तो उतनी की उतनी ही है, अनचेंज्ड है वो तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से वहां क्या होगा, पूर्ति अधिक हो गई और मांग रहेगी कम, तो ऐसे में विदेशी मुद्रा की जो कीमत है वो घटने लगेगी, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वो अपने आप ही एडजस्ट होने लगेगा। ये आपको इसमें बताना है। लैंग्वेज प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी में आपको दी गई है, थोड़ा बहुत आप अपनी लैंग्वेज में इसको एडजस्ट कर सकते हैं बस। लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक केस दिया है कि किसी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत तेजी से बढ़ा है, व्हाट इज इट्स लाइकली इंपैक्ट ऑन इंपोर्ट्स। वहां पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि एक्सपोर्ट पे पूछा गया था और फॉरेन एक्सचेंज में डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट पूछा था। यहां इंपोर्ट्स पे पूछ रहे हैं कि आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और विदेशी मुद्रा दरों में काफी वृद्धि हुई है तो उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी जो है घरेलू मुद्रा, उसमें डेप्रिसिएशन हुआ है, मूल्य ह्रास हुआ है उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। जैसे उसकी वैल्यू डाउन होगी तो डोमेस्टिक बायर जो है उनके लिए इंपोर्ट जो है अब महंगे हो जाएंगे पहले के मुकाबले, और क्योंकि वो महंगे हो गए हैं तो वो उनकी डिमांड करेंगे कम, तो इंपोर्ट घट जाएंगे। हिंदी में कहें तो आयात क्योंकि महंगा हो जाएगा, और आयात को जो घरेलू जो खरीदने वाले हैं ग्राहक हैं वो अब उसको कम खरीदेंगे, तो इसलिए आयात कम हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इस वीडियो में मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस रखे हैं, ये तीनों डिफरेंट सिनेरियोज को एक्सप्लेन करते हैं।
किसी में आपको मैंने बताया कि एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, किसी में मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, किसी में मैंने कहा कि आरबीआई का क्या रोल होने वाला है, किसी में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का केस डिस्कस करके बताया, किसी में एप्रिसिएशन का केस डिस्कस करके बताया। आई होप कि ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है फॉरेन एक्सचेंज का इस वीडियो के बाद में आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट कैसे बनाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी है, आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में शेयर करें। और आपको अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि इससे रिलेटेड क्या आपको डाउट रहा या फिर आपको ये समझ में आ गई। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस हैज बीन यूजफुल फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।